बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि साद रिजवी को जेल में क्यों रखा गया। इसका पहले हम पस मंजर देखते हैं कि हालात वाकयात कब शुरू हुए कि जब अल्लामा खादम रिजवी हयात थे और ये बात कही गई कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए और अल्लामा खादम रिजवी और हुकूमत के दरमियान एक माहिदा तय हुआ और उस माहिदे के तहत ये बात तय हुई कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। हुकूमती सतह पे माहिदा करते हुए ये बात नहीं सोची गई कि इस माहिदे को हमने पूरा भी करना है। माहिदा करने के बाद जब उनको एहसास हुआ कि यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे मामलात ठीक नहीं रहेंगे और उनकी तरफ से भी जब दबाव आया तो उन सारी बातों की वजह से वो अपने माहिदे को पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से टीएलपी ने धरना दिया और अल्लामा खादम रिजवी इस बीच वफात पा गए और साद हुसैन रिजवी ने अपना इस मिशन को जारी रखा और इस अलम को बुलंद रखते हुए कारकुनान को मुतहरक रखा। फिर 16 एमपीओ के तहत रियासती रिट को कायम करने के लिए साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया, लाहौर समेत बहुत से इलाकों में पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए जिसकी कोई खबर मीडिया पर नहीं आई और ना ही नशर हुई। टीएलपी के 22 कारकुनान शहीद हुए और शादरा के करीब 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और बहुत से जख्मी हुए। हुकूमत ने 16 एमपीओ के तहत साद रिजवी को गिरफ्तार किया हुआ था। फिर इसके बाद तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद वाकयात के बाद 302 और 780A के मुकदमात दर्ज कर लिए। मंगल 20 अप्रैल को फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए करारदाद पेश की गई कि जिसमें ये बात तय कर दी थी कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा और माहिदे में ये बात शामिल थी कि टीएलपी के कारकुनान धरने भी खत्म करेंगे। टीएलपी के कारकुनान ने धरने तो खत्म कर लिए मगर वो माहिदा आज भी बीच में रहा और उसमें ये बात तय थी कि माहिदे के तहत जब टीएलपी अपने धरने खत्म करेगी तो ये बात सबको मालूम थी कि साद रिजवी को भी रिहा कर दिया जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। कोट लखपत जेल में हामिद रजा और बहुत से उलमा कराम साद रिजवी से मुलाकात के लिए गए और उस मुलाकात में यही बात साद रिजवी ने कही और वो इस बात पे डटा हुआ था कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मुझे रहा किया जाए या मेरे कारकुनान को रहा किया जाए या जो हमारी जमात को कालादम करार दिया गया है। हुकूमती सतह पे हमें कोई हमायत नहीं चाहिए और एक ही उनका मौक़िफ़ था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। उलमा कराम ने यही बात जो है, इस बात पे उलमा कराम भी डटे हुए हैं कि फ्रांस के सफीर को मुआहदे के तहत मुल्क बदर किया जाए और ये जो मामलात हैं कालादम करार देने के, कारकुनान के और साद रिजवी की रिहाई के, ये अदालत से हम केस करके इससे सुरखरू हो जाएंगे। और टीएलपी के बहुत से मरकजी रहनुमा ने भी यही बात अपने स्टेटमेंट में कही है कि हुकूमत ने साद रिजवी को बेबुनियाद केस में जेल में रख के अमन अमान को खराब किया है और 302 और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके और टीएलपी को कालादम करार दे के ये सारे मुकदमात जो बेबुनियाद उन्होंने दर्ज किए हैं, इसकी वजह से हुकूमत ने अमन अमान को खराब किया है। इस वक्त टीएलपी की क़यादत और कारकुनान समेत 230 से ज़ायद मुकदमात दर्ज है। 800 के करीब लोग जो हैं वो पकड़े हुए थे और जिनमें से 650 जो हैं वो रिहा हो चुके हैं।
फवाद चौधरी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि बड़ी अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि रियासती रिट को कायम करने के लिए हम किसी भी सूरत इनको, साद रिजवी को और उनके कारकुनान को रिहा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक ये कि साद रिजवी के केस को किसी भी जज ने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि हम केस नहीं सुनेंगे। वो लोग जो कानून के खिलाड़ी हैं वो ऐसे ताखीरी हरबे अपनाते हैं और उनको मालूम होता है कि इस तरह केस को लटकाया भी जा सकता है और इंसाफ की बरवक्त फराहमी भी नहीं होती है। एक तो ये इन लोगों ने काम किया, और दूसरा मीडिया पे कोई भी खबर का नशर ना होना, और जो 22 अफराद हलाक हुए या बहुत से जख्मी हुए उस वक़्त, और इसके अलावा उस वक़्त ऐसे वाकयात पेश आए कि एम्बुलेंस जो है वो बर वक्त वहां पे पहुंच ना सकी। अगर एम्बुलेंसेस वहां पे बर वक्त पहुंच जाती तो बहुत से जख्मियों को बचाया जा सकता था। यहाँ पे उलमा कराम जो कि साद रिजवी के साथ मुलाकात करके आए, साद रिजवी समेत उन उलमा कराम का वफद, वो इस बात पे डटे हुए हैं आज भी, और उनका एक ही मौक़िफ़ है कि मुआहदे के तहत फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। बाकी तमाम मामलात हम इंसाफ जो है वो अदालत से लेंगे और हम सुरखरू हो जाएंगे। अब यूरोपीय यूनियन और बहुत से ममालिक का एक दबाव है कि साद रिजवी को बिल्कुल रिहा ना किया जाए। ये बड़ी अहम बात है, और बहुत सी सियासी जमातें भी यही चाहती हैं कि साद रिजवी को रहा ना किया जाए। जो यहाँ मौजूदा सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जो डे बाय डे साद रिजवी की पॉपुलैरिटी है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और दूसरा जो यूरोपीय यूनियन और बहुत से ममालिक जो दबाव डाल रहे हैं इस वक्त, वो यही चाह रहे हैं कि साद रिजवी अगर रहा होता है तो जिस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो चुका है, तो वो अगर इक्तदार में आ जाती है तो मुल्क पाकिस्तान में भी एक इस्लामी कानून नाफिज करने के लिए और तमाम चीजों को उस इस्लाम के शरई निजाम को नाफिज करने के लिए एक हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। इस बात का इस वक्त खौफ है उन लोगों को। और इसके बाद तहरीक लब्बैक के वकला ने जेल के काम से तफसीलात जानना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें वजारत दाखिला की तरफ से किसी भी तरह से कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ कि हमें किसी किस्म का कोई ऑर्डर मिले और हम आपको तफसीलात दें। फिर उसके बाद वजारत दाखिला ने ऑर्डर्स जारी किए और उसके बाद तफसीलात तमाम महकमों को पहुंचाई गई और केस अदालत में चला। अब इन तमाम हकायक को अगर हम देखते हैं, एक सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ मजीद करना चाहती हूँ वो ये कि 22 कारकुनान जो DLP के इस तमाम पुरतशद्दुद वाकयात में जो मारे गए हैं, जो जख्मी हुए हैं, और सबसे अहम बात जो मारे गए हैं कि उनके मुकदमात किसी भी जगह पे दर्ज नहीं किए गए। मीडिया की खबर तो एक तरफ, मगर उनके मुकदमात भी दर्ज नहीं किए गए। अब उनकी माएं किन की हथेली पे अपने बेटों का खून तलाश करेंगी, इसका जवाब भी हुकूमत को देना होगा। ये तमाम हकायक और वाकयात हैं। इन तमाम हकायक और वाकयात को अगर हम देखते हैं तो माजी में बहुत सारी सियासी जमातों के साथ भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं। बहुत से कामों में उन्होंने कानून अपने हाथों में भी लिए हैं और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो उनके ऊपर भी इस तरीके से किसी भी तरह से जो है इस तरह का उनके ऊपर नहीं कभी भी कोई एक्शन लिया गया जिस तरह का तहरीक लब्बैक के ऊपर लिया गया है। ये दोहरा मेयार जब मुल्क में रहेगा तो कैसे इंसाफ की फराहमी होगी। इस दोहरे मेयार को खत्म होना होगा अगर आप जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं और मुल्क में अमन अमान कायम करना चाहते हैं तो इस बात को मत भूलिए कि सबके लिए कानूनी तौर पे एक ही मेयार होना चाहिए, कोई लॉ से अबव नहीं होना चाहिए
اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ حکومت کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے آئے اور مذاکرات کرے اور ایم او یو کے تحت تمام معاملات کو سیٹ کرے۔ میں امید کرتی ہوں آج کا میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔